प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय की परीक्षा में भाषा परीक्षण के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनके बारे में बात करने वाले। आज हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 आपके सामने दिया गया है, जिसमें है प्रकृति हमारी सबसे अनमोल संपदा है। यह हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कि हवा, पानी, भोजन और औषधियाँ प्रदान करती है। जंगलों से हमें लकड़ी, फल, जड़ी बूटियाँ और ताज़ा ऑक्सीजन मिलता है। नदियाँ, झीलें और समुंदर पानी का स्रोत हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है वो हमें क्या देते हैं, या तो नदियाँ, झीलें और समंदर हमें क्या देते हैं। आगे पढ़ते हैं। जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अंधाधुंध शहरीकरण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, प्रकृति का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है। ठीक है, पहले पूरा पैसेज हम लोग पढ़ेंगे। जिससे हमारे जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम प्राकृतिक का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है। इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और इसे संरक्षित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक हमें कौन कौन से संसाधन प्रदान करती है। हवा, पानी, भोजन और औषधियाँ पहला ऑप्शन है। दूसरा है केवल लकड़ी और फल। तीसरा है केवल पानी। चौथा है केवल हवा और जड़ी बूटी। तो देखिए, जो प्रकृति है, ठीक है, जो प्रकृति है वो हमें क्या करती है, हवा, पानी और औषधियाँ सारी चीज़ें प्रदान करती है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि पहले क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। उसके आगे हम लोग देखेंगे, जंगलों से हमें क्या मिलता है। पूछ रहा है जंगल से हमें क्या क्या मिलता है। फल और लकड़ी मिलती है, ताज़ा ऑक्सीजन मिलता है, जड़ी बूटी मिलती है, या उपरोक्त सभी मिलता है। तो देखिए, अगर जंगल की जब हम लोग बात करेंगे तो जंगल में देखिए पेड़ पौधे हैं तो ऑक्सीजन भी मिलेगा, फल और लकड़ी तो मिलेगी ही मिलेगी, और वहाँ पे जड़ी बूटी भी मिलती है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन नंबर यानी कि तीसरे क्वेश्चन नंबर पे हम लोग देखेंगे, तो दिया है किस कारण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। अभी बात हुआ तो ऊपर, वो पूछ सकता है कि किससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। ऑप्शन है प्रदूषण से, या जलवायु प्रदूषण से, या शहरीकरण से, या उपरोक्त सभी से। तो देखिए, प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं। जलवायु प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से शहरीकरण, अब देखिए जहाँ भी शहरीकरण होगा वहाँ पे क्या होगा, पेड़ काटे जाएंगे, भूमि के ऊपर घर मकान बनाए जाएंगे, वहाँ पे रोड बनेगा, आवागमन होगा, वाहनों की संख्या बढ़ेगी, फैक्ट्री बढ़ेंगे, तो वहाँ भी शहरीकरण हो रहा है तो प्रदूषण होना लाजमी है, आम बात है, तो वहाँ भी होगा ही होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका भी सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिए, 20 क्वेश्चन हमें सॉल्व कराना है। 20 क्वेश्चन जो है ऐसे ही भाषा परीक्षण के हम लोग प्रतिदिन इस पे डाल रहे हैं, ताकि कि आप लोग को जितनी हो सके उतनी मदद किया जा सके। आप अपने एग्जाम के प्रति एकदम तत्पर रहिए, इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो, हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। जीवन शैली में सुधार होगा, बिल्कुल भी नहीं सुधार होगा। प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, हाँ हो सकती है। कुछ नहीं होगा, ऐसा तो होना नहीं है कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो कुछ जरूर होगा। पर्यावरण का संरक्षण स्वतः होगा। देखिए, प्राकृतिक संरक्षण का जब हम संरक्षण ही नहीं करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का, तो स्वतः पर्यावरण का संरक्षण तो होना नहीं है। तो इससे क्या होगा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रदूषण बढ़ाना चाहिए। देखिए, प्रदूषण बढ़ाएंगे तो संरक्षण तो होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन ए नंबर है ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संरक्षित करना चाहिए, हाँ पर्यावरण के सुरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन करना चाहिए, जंगलों को काटना चाहिए। तो सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। देखिए, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए।
चलिए अब अगला पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, दिया है, स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल हमारे शरीर का ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण की सफाई से भी जुड़ा होता है। स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि सुबह आपने नहा लिया साबुन वाबुन लगा के फर्स्ट क्लास, तो वो स्वच्छता नहीं होगी। आप जहाँ रह रहे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं, उस घर की सफाई, उस कमरे की सफाई, स्कूल जाते हैं स्कूल की सफाई, जिस रास्ते से जाते हैं आसपास आपके आस पड़ोस में, उस सारी चीज़ों की साफ सफाई जो वातावरण है उससे भी जुड़ी होती है। यदि हम अपने घर, सड़क या सार्वजनिक स्थानों की सफाई का ध्यान नहीं रखते तो इससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। यहाँ पे गलत लिखा गया है बीमारियां, ये होता है बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। जैसे देखिए बारिश का मौसम अभी चल रहा है, ठीक है, अभी ये जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर रहता है बारिश का मौसम, जिसमें जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे मच्छर पनपते हैं। वही दिया है यहाँ पे भी, गंदगी मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो स्वच्छता का ध्यान रखना न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि हमारे समाज के लिए भी जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियानों में सभी नागरिकों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। स्वच्छता अभियान जैसे 2 अक्टूबर से लेके 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, स्वच्छता अभियान भी उस सप्ताह चलाया जाता है। तो इससे न केवल स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि पर्यावरण की भी स्वच्छ और सुंदर रहेगा। ठीक है, अगर आप स्वच्छता रखते हैं अपने आसपास तो उससे पर्यावरण भी स्वच्छ और सुंदर रहेगा। चलिए इस पैसेज से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शरीर की सफाई करना। देखिए अभी इस पे हम लोग की बात हुई थी कि केवल शरीर की जो सफाई करना है वही स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये गलत है। दूसरा है, केवल सार्वजनिक स्थानों की सफाई करना, ये भी गलत है। भाई सार्वजनिक स्थानों की सफाई कर रहे हैं, अपने आप की सफाई नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। शरीर और वातावरण को स्वच्छ रखना, यही सही ऑप्शन है। क्या है? शरीर और वातावरण को स्वच्छ रखना ही उसका मेन उद्देश्य है। बीमारी फैलाना भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गंदगी किस प्रकार की बीमारी फैलाने का कारण बन सकती है? गंदगी से कौन कौन से बीमारी फैलते हैं? ऑप्शन है मलेरिया और डेंगू, केवल मलेरिया, केवल डेंगू, बीमारियां नहीं फैलती हैं। तो गंदगी से तो बीमारियां फैलती हैं, तो आप ये डी नंबर तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है कि नहीं भाई बीमारियां फैलती है। मलेरिया केवल फैलेगा ऐसा बात नहीं है, कई प्रकार के हो सकते हैं। डेंगू भी केवल नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि मलेरिया और डेंगू दोनों इससे क्या होते हैं? फैलते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है? आखिर हमें क्यों स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए? केवल हमारे शरीर की सफाई के लिए? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है भाई, केवल शरीर की सफाई के लिए स्वच्छता थोड़ी नहीं कोई रखता है। दूसरा है, समाज की जिम्मेदारी निभाने के लिए। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगला देखते हैं, स्वच्छ और समाज दोनों के लिए, गंदगी बढ़ाने के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो तो गलत है भाई। ठीक है, और समाज की जिम्मेदारी केवल निभाएंगे ये भी सही नहीं है, स्वच्छ और समाज दोनों के लिए। ठीक है, स्वच्छता और समाज दोनों के लिए ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में किसे भाग लेना चाहिए? केवल सरकार को, सभी नागरिकों को, केवल बच्चों को, केवल बुजुर्गों को? तो देखिए जो सरकार अभियान चलाती है उसमें केवल सरकार भाग लेगी? नहीं, ये भी गलत है। केवल बच्चे? नहीं। केवल बुजुर्ग? नहीं। क्या करना चाहिए? सभी नागरिकों को, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, पुरुष हों, सबको भाग लेना चाहिए, जितना बन सके उतना सहयोग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता का पालन करने से हमें क्या लाभ होता है? ये तो पूछना पड़ेगा, इन्हें स्वच्छता का पालन करने से हमें लाभ क्या होता है? स्वास्थ्य में सुधार और स्वच्छ वातावरण, गंदगी बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं, कोई लाभ नहीं होता। देखिए अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो गंदगी तो बढ़ेगी नहीं, बीमारी भी नहीं बढ़ेगी, कोई लाभ नहीं होता, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। लाभ तो होगा ही, वो होता है स्वास्थ्य में सुधार होता है और वातावरण क्या होता है? स्वच्छ होता है। देखिए हमने सक्सेसफुली 10 क्वेश्चन अपना कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर बनाया गया है। जितना मॉडल पेपर आप सॉल्व करने वाले हैं ना, उतना आपका जो है तैयारी बेहतरीन होगा और आपके सफल होने का चांस बनेगा। चलिए अब 2 पैसेज और बचा है, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 बचा है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़िएगा हमारे साथ साथ। सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मील दूर है। देखिए प्रश्न यहीं से बनेगा, क्या है? यह पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग बता रहा है 15 करोड़ मील दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ मील दूर है। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत, किसका मुख्य स्रोत है? ऊर्जा का। सूरज की ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हमारे पास पहुंचती है, जो पेड़ पौधों की वृद्धि, जलचक्र और जलवायु को
नियंत्रित करने में मदद करती है। सूर्य का प्रकाश पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, के लिए आवश्यक होती है। उसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। जब पौधे नहीं खाना बना पाएंगे तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे, चाहे आप मांसाहारी या शाकाहारी हैं, बिना पौधों के खाना बनाए कोई नहीं जिंदा रहेगा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। जैसे सूर्य से जो प्राप्त होती है ऊर्जा, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जिसका उपयोग बिजली बनाने में भी किया जाता है। जो सोलर प्लेट सबके घर में लगा रहता है। अतः हमें सूरज के महत्व को समझते हुए इसका संरक्षण करना चाहिए। अब सूरज को भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ने लगी है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सूरज पृथ्वी से कितना दूर है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया 15,000 किलोमीटर, नहीं हमने ये नहीं पढ़ा था। दूसरा 15 करोड़ मील, हाँ हमने यही पढ़ा था। 10 लाख ये भी गलत है, और 5 करोड़ ये भी गलत है। सही क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अगला है, सूरज की ऊर्जा का कौन सा रूप पृथ्वी पर पड़ता है? केवल प्रकाश, केवल उष्मा, प्रकाश और उष्मा और जल। तो जो जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी नंबर। क्या होता है? प्रकाश और उष्मा दोनों पड़ता है। बाकी ऑप्शन क्या है? सब गलत ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे देखिए। सूरज की ऊर्जा का उपयोग कौन सी प्रक्रिया में होता है? वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण, संघनन और अवघटन। देखिए पूछा है ऊर्जा का उपयोग, वाष्पीकरण में सूरज की उष्मा का उपयोग होता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण नहीं होगा, संघनन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अपघटन भी नहीं होने वाला है, अपघटन भी नहीं होगा। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वाला जो ऑप्शन है वो सही है। आगे है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जाता है? बिजली बनाने में, केवल गर्मी देने पर, भोजन बनाने में, पानी साफ करने में। तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा बिजली बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं? बिजली बनाने में। हमारे पैसेज में देखिए, हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं दूसरा भी उत्तर हो सकता है, और उत्तर हो सके सही भी हो, लेकिन हमको उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्या है? जो पैसेज में दिया है बस वही कहे। वो कहे कि गधा जंगल का राजा है, तो आपको गधे को ही जंगल को राजा बनाना है। ठीक है। आगे देखिए, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता? पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, जीवन असंभव हो जाएगा, केवल जलवायु में बदलाव होगा, पौधों की वृद्धि होगी। तो देखिए सारे कारण तो लगभग होंगे, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात हमको क्या लगाना है? जीवन असंभव हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ये जो भी ऑप्शन नंबर बी है वो लगाएंगे। ठीक है। चलिए अगला पैसेज पढ़ते हैं। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं पाई जाती हैं। हर राज्य की अपनी विशिष्ट संस्कृति, पहनावा और भोजन है। यह विविधता भारत की पहचान है और इसे विविधता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो लोगों को एकता के शत्रु से बांधते हैं। सॉरी, एकता के सूत्र से बांधते हैं, शत्रु बोला गया, गलती हो गई, सॉरी। भारत की संस्कृति और परंपराएं प्राचीन समय से ही लोगों को जोड़ने का काम करती आ रही हैं। विभिन्नता में एकता की भावना भारतीय समाज को एकजुट रखती है। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। भारत किस नाम से जाना जाता है? विज्ञान का देश, विविधता में एकता, प्रकृति का देश, केवल एक धर्म का देश। देखिए विज्ञान का देश नहीं, इस नाम से तो नहीं जानते, प्रकृति का देश के नाम से भी नहीं जानते, केवल धर्म का देश भी नहीं जानता, विविधता में एकता का देश, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म और भाषाएं हैं इसलिए ये नाम पड़ा है। अगला है, भारत में कितने प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है? केवल एक प्रकार का नहीं भाई, एक महीने में एक प्रकार का, 2 प्रकार का हम लोग त्यौहार मना लेते हैं। 2 प्रकार का नहीं, नहीं 4 प्रकार का नहीं, अनेक, हाँ अनेक प्रकार का मनाते हैं, अनेक धर्मों के लोग मनाते हैं। आगे है, विविधता में एकता का क्या अर्थ है? केवल एक संस्कृति का होना, ऑप्शन नंबर एक गलत है। अलग अलग चीज़ों में एकता होना, हाँ ये सही ऑप्शन है। एक ही भाषा बोलना नहीं, केवल एक धर्म का पालन करना ये भी नहीं, अलग अलग चीज़ों का होना क्या है? विविधता में एकता का। अगला है, भारत में लोग कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? केवल होली मनाते हैं? नहीं। केवल दिवाली मनाते हैं? अरे नहीं। केवल ईद और क्रिसमस मनाते हैं? नहीं नहीं। होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस मनाते हैं, हाँ यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। उसके बाद भारत की विविधता किसे दर्शाती है? किसे दर्शाती है? एकता को, धर्म को, विज्ञान को, या केवल त्योहारों को? चलिए थोड़ा ऊपर भी झांक आते हैं हम लोग कि भारत की विविधता क्या कराती है। देखिए यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं पाई जाती है, विशिष्ट पहचान रहती है भारत में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है।
कि भारत की विविधता किसे दर्शाती है? एकता की भावना को, तो कि विभिन्नता में एकता की भावना को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, बाकी ये सब क्या है? गलत है। तो चलिए देखिए, हमने 20 क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व कर लिए हैं। तो ऐसे ही भाषा परीक्षण के, रीजनिंग के, मैथ के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको 13 दिसंबर को आपका पेपर होना है, तो उसको नज़र में रखते हुए हर रोज़ एक मॉडल पेपर सॉल्व करिए, जो कि हमारे चैनल पे हर रोज़ एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।